हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास की आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, आज हम पहले क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 10 का रिवीजन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तैयार हैं आप इसके लिए? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। तो अपने नोट्स निकालो फटाफट से। तो मेन बैच फास्ट ट्रैक दोनों का एक साथ कॉमन रिवीजन है, पेज नंबर 10.1। इसमें हमें दो ही सेक्शन पढ़ने हैं, 35 और 36। 35 में अकाउंट्स रिकॉर्ड, 36 में कितने साल तक ये बुक संभाल कर रखनी है और कुछ रूल्स की बात करनी है। ऐसा आपने चार्ट बना रखा है, देखेंगे पेज नंबर 10.1 पर। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सुना। मिस्टर ए के एक ही स्टेट में, जैसे दिल्ली में है तो यूट्यूब से स्टेट मानते हैं जीएसटी के लिए, एक ही स्टेट में एक से ज्यादा प्लेसेस हैं, क्या ये इन सभी का सिंगल रजिस्ट्रेशन करा सकता है? जी, आप ये रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। अगर एक स्टेट में एक से ज्यादा प्लेसेस हैं तो उनका सिंगल रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन इसके लिए इसे क्या करना होगा, एक प्लेस को इसे प्रिंसिपल प्लेस कहलाना होगा, बाकियों को एडिशनल प्लेस। जैसे इसका प्लेस 1 है, ये फैक्ट्री है, प्लेस 2 है, ये वेयरहाउस है, प्लेस 3 शोरूम है। तो अगर ये प्लेस 1 को प्रिंसिपल प्लेस शो कर देता है जब अपना रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाता है, तो जब इसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें प्रिंसिपल प्लेस क्या लिखा हुआ आएगा, फैक्ट्री। तो ऊपर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन देखिए, वो कह रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड इन एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आपने खुद से बताया था, वही आपका प्रिंसिपल प्लेस लिख कर आया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। और ये बाकी है आपके एडिशनल प्लेस, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद जरा प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन करते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? हाँ जी, प्लेस ऑफ बिजनेस, पहले बी पॉइंट, जहां आप अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो आप हर प्लेस पे अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से हम मेंटेन करते हैं, वो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। अगर आप एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका एजेंट वाला प्लेस भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट ए पॉइंट, जहां बिजनेस ऑर्डिनरली कैरी ऑन करते हैं, जैसे फैक्ट्री से कर रहे हैं मान लीजिए। नंबर 2, इसमें अगर आप कोई वेयरहाउस है, गोडाउन है, या फिर जहां पर अपने गुड्स स्टोर करते हैं, तो जैसे वेयरहाउस है ये आपका प्लेस 2, ये भी कहां है, प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में आ रहा है। इसके अलावा जहां से आप सेल, सप्लाई या रिसीव, परचेज किया करते हैं, तो आप शोरूम से परचेज सेल कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है जी, ये भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। सर, इसका हमारे इस अकाउंट्स रिकॉर्ड से क्या मतलब है? हाँ, अब इसका लिंक करते हैं हम सेक्शन 35(1) से। अब हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। सेक्शन 35(1) कहता है जो प्रिंसिपल प्लेस है ना, यहाँ तो सारी बुक्स मेंटेन करो, और जो एडिशनल प्लेसेस है ना, इनकी बुक, जैसे वेयरहाउस की बुक, इससे रिलेटेड यही मेंटेन करो। कितना माल वेयरहाउस में आया, कितना गया, ये सारा। ऐसे शोरूम से जो परचेज सेल हो रही है उसकी बुक्स यही मेंटेन करो। तो एडिशनल प्लेस की बुक्स एडिशनल प्लेस पर मेंटेन करो, प्रिंसिपल प्लेस पे सारी बुक्स मेंटेन करो। ये बात कौन बोलता है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। हाँ जी, मेन बैच 10.2 और 10.3 दो ही पेजेस आपके पास, फास्ट बैच के 3-4 पेजेस हैं, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज है तो आइए अब नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, सेक्शन 35(1) ये क्या कहता है जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हेलो हेलो हेलो, ये बुक्स किसको मेंटेन करनी है अपने प्रिंसिपल प्लेस पर? रजिस्टर्ड पर्सन को। क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स मेंटेन नहीं करनी होती? अरे वो जीएसटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ओ लेकिन रुको, एक्सेप्शन है, अभी थोड़ी देर में आएगा।
अनरजिस्टर्ड वेयर हाउस कीपर और अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, ये भले ही अनरजिस्टर्ड, इनको बुक्स मेंटेन करनी होती है। हाँ आएगा आएगा आएगा, अभी करेंगे करेंगे करेंगे, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट 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 हम कह रहे हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बुक्स किसको मेंटेन करनी होती है? रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स मेंटेन करनी होती है। और वो कहां पर? प्रिंसिपल प्लेस पे सारी बुक्स। ये कौन सी बुक्स मेंटेन करनी होती है थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले नीचे देखिए। ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एक से ज्यादा प्लेस आपने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिखा रखे हैं, मतलब एडिशनल प्लेसेस की बात कर रहा है, तो कह रहा है उनकी बुक्स वही मेंटेन करनी है, वही मेंटेन करनी है। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेस पे कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है? आपकी परचेज है जिसे हम इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, आपकी सेल है जिसे हम आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। परचेज का क्या होगा? इनपुट टैक्स रेट। सेल का क्या होगा? आउटपुट टैक्स पेबल। और फिर अगर आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं तो प्रोडक्शन का। और लास्ट में जो बचा हुआ स्टॉक है, तो ये सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है कहां? प्रिंसिपल प्लेस पर, प्रिंसिपल प्लेस पर। और उसके अलावा लिखता है सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो ये प्रेस्क्राइब रूल्स में कर रखे हैं। इनके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स कहां प्रेस्क्राइब कर रखे हैं? रूल्स में। हाँ जी, वैसे तो आपको एडिशनल प्लेस की बुक्स एडिशनल प्लेस पर मेंटेन करनी होती हैं, लेकिन इसकी हैं दो एक्सेप्शन, कि ये एडिशनल प्लेस की बुक्स आप प्रिंसिपल प्लेस पे भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो है टी रबर कॉफी वाला और आपका कौन सा? टेक्सटाइल ट्रेडर के केस में। अच्छा, एक बार मैं इसे स्लाइड से दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में रच बस जाए। हम क्या कह रहे थे? हाँ जी, हम कह रहे थे प्रिंसिपल प्लेस पर आपको कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है? नंबर 1, आपकी परचेज जिसे हम इनवर्ड सप्लाई बोल रहे हैं, आपकी सेल जिसे हम आउटवर्ड सप्लाई बोल रहे हैं। अब इस परचेज से रिलेटेड इसका आईटीसी, सेल से रिलेटेड इसका आउटपुट टैक्स, और अगर सर्विस है तो उसका आउटपुट टैक्स। फिर इसके बाद में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो, और आपका स्टॉक बचा हुआ है वो। ये कहां मेंटेन करने हैं सब बुक्स? प्रिंसिपल प्लेस पर, प्रिंसिपल प्लेस पर। अगर आपके एडिशनल प्लेसेस भी हैं तो एडिशनल प्लेस की बुक्स एडिशनल प्लेस पर भी मेंटेन करना। ये बात हमने सेक्शन 35(1) में पढ़ी। अब वो कह रहा है इसकी है दो एक्सेप्शन। पहला, टी कॉफी रबर। टी कॉफी रबर, जरा इस टी कॉफी रबर के बारे में सुनिए। टी कॉफी रबर को इंडिया में या विश्व में जनरली ये बिडिंग के थ्रू बेचा जाता है। बिडिंग में जो जिसकी चाय है वो इस ऑक्शनर को, इसे हम बोलते हैं ऑक्शनर, इसे अपॉइंट कर लेता है, इसे अपॉइंट कर लेता है और कहता है लो चाय का सैंपल इस पोर्ट में रखा हुआ है, और यहां पर ये क्या है? बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, इनमें से कोई एक परचेज करेगा। ये सुनहरे बालों वाली लड़की, इसको सबसे ज्यादा बोली इसने लगाई, तो इसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, तो ये सारी की सारी चाय, ये तो सैंपल रखा हुआ था, सारा माल कहां रखा हुआ है? ये किसी वेयरहाउस में रखा हुआ है। ये सारा का सारा माल इसको मिल जाएगा, सारा का सारा माल इस जो पोटेंशियल बायर है जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको मिल जाएगा। तो जनरली ये किसके थ्रू बेची जाती है? बिडिंग के थ्रू। अब आगे की बात सुनिए। हाँ जी, ये मान लीजिए ये है प्रिंसिपल। ये कौन है जी? ये वो प्रिंसिपल है जिसकी चाय, जिसने चाय बनाई। हाँ जी, ये मानते हैं ये प्रिंसिपल है जिसने चाय बनाई। ठीक है जी। अब जो इसने चाय बनाई, ये इसके पास रखने का स्पेस नहीं है, तो ये किसी और के वेयरहाउस, जो गवर्नमेंट के मान लीजिए लाइसेंस वेयरहाउस है, वहां पर ये चाय रख देते हैं, वहां पर ये चाय रख देते हैं। तो प्रिंसिपल का अपना एक ऑफिस होगा, वो इसका प्रिंसिपल प्लेस है, और ये क्या है जी? ये वेयरहाउस किसी और का है, किसी और का है। ठीक है जी। अब एक सवाल है इसमें, क्या प्रिंसिपल इस एडिशनल प्लेस की बुक्स अपने प्रिंसिपल प्लेस पे रख सकता है? ये क्वेश्चन था। अब सुनना, यहां पर सिर्फ इसी प्रिंसिपल की चाय रखी होगी या ऐसे कई प्रिंसिपल्स की चाय? भाई ये सिर्फ इसका वेयर हाउस नहीं है, ये तो बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो गवर्नमेंट के कुछ लाइसेंस वेयर हाउसेज है, यहां पर तो और भी कई प्रिंसिपल्स की जिनकी चाय यहीं पर रखी हुई है। तो ये सिर्फ सिर्फ इसका नहीं है, तो एक प्रैक्टिकल दिक्कत थी इसको वहां पर बुक्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इसका वेयर हाउस नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, तुम इस एडिशनल प्लेस के बुक्स अपने प्रिंसिपल प्लेस पे रख सकते हो। दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, तुम इसे अपना एडिशनल प्लेस दिखाओ, इस वेयरहाउस को अपना एडिशनल प्लेस दिखाओ। सर ये एडिशनल प्लेस कैसे दिखा सकती है? अगर ये सेम स्टेट में है, तो ये सेम स्टेट में जब ये रजिस्ट्रेशन कराएगी अपना, तो प्रिंसिपल प्लेस तो अपना ऑफिस दिखा देगी, और जो एडिशनल प्लेस है ये वाला वेयरहाउस दिखा देगी। सर यहां पर तो कई लोगों की चाय रखी हुई है, क्या हर बंदा इसे एडिशनल प्लेस दिखा सकता है? जी हाँ, हर बंदा अपनी एडिशनल प्लेस दिखा सकता है। जैसे हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन में, अमेजोन का वेयरहाउस है, बहुत बड़ा वेयरहाउस होता है, वहां पर कई लोगों का सामान रखा हुआ है, कई सेलर का सामान रखा हुआ है। हर सेलर अगर सेम स्टेट का है, सेम स्टेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अदर स्टेट होगा तो फिर उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एडिशनल प्लेस की बात तभी आती है जब सिंगल रजिस्ट्रेशन हो। तो अगर सेम स्टेट का है, मान लीजिए दिल्ली में वेयरहाउस है, दिल्ली में ही सेलर है, तो दिल्ली में वो अपना ऑफिस तो प्रिंसिपल प्लेस दिखा देगा और एडिशनल प्लेस किसको दिखा देगा? वेयरहाउस को।
तो यहां पर भी ये भी यही काम कर रही है। अब इस एडिशनल प्लेस की बुक्स ये कहां मेंटेन कर सकती है? अपने प्रिंसिपल प्लेस पर। प्रैक्टिकल दिक्कत थी तो टी कॉफी रबर के केस में बोला चल तू यहां पर मेंटेन कर ले। ऐसे ही ये जो ऑक्शनर है और ये जो बायर्स हैं, क्या ये भी यहां पर इसे हम अपना एडिशनल प्लेस दिखाएं और इसकी एडिशनल प्लेस की बुक्स अपने प्रिंसिपल प्लेस पर मेंटेन कर लें? भाई मान लीजिए किसी इस सुनहरी वाला वो लड़की ने बायर ने परचेज किया था, ये चाहती है कि मेरी चाय अभी कुछ समय के लिए यहीं पे रहे, क्या ये भी ऐसा कर सकती है? जी हाँ, ये भी ऐसा कर सकती है। दो काम करने होंगे, एक तो इसे अपने रजिस्ट्रेशन में से एडिशनल प्लेस शो करना होगा, नंबर दो ऑफिसर को इंटीमेट करना होगा कि मैं एडिशनल प्लेस की बुक्स अपने प्रिंसिपल प्लेस पर मेंटेन कर रही हूं। तो ये तीनों अगर प्रिंसिपल, ऑक्शनर और बायर अगर ये चाहें तो एडिशनल प्लेस के बुक्स अपने प्रिंसिपल प्लेस पर मेंटेन कर सकते हैं। शर्तें हैं दो, यही आपको यहां पर लिख कर दे रखा था। यहां पर लिख कर दे रखा था कि एडिशनल प्लेस के बुक्स प्रिंसिपल प्लेस पर मेंटेन हो सकती है अगर 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 ये उसे अपना डिक्लेयर करे, वेयरहाउस को एडिशनल प्लेस डिक्लेयर करे और ऑफिसर को इंटीमेट कर दे कि हम प्रिंसिपल प्लेस पर अपनी एडिशनल प्लेस के बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है जी। नंबर दो, इस चाय के केस में एक और केस है जी। एक ऑक्शन के अलावा ये प्राइवेट ट्रीटी के थ्रू भी चाय कॉफी रबर बेची जाती है। ये प्राइवेट ट्रीटी क्या होता है? यहां पर सेलर खुद प्राइस फिक्स करता है। तो यहां पर भी वेयरहाउस किसी और का है, तो यहां पर अगर इसने चाय रखी हुई है तो वही सेम बात, एडिशनल प्लेस की बुक्स ये प्रिंसिपल प्लेस पर मेंटेन कर सकते हैं। ओके, क्या आईटीसी मिल जाएगा? बायर का वहां पर बायर ने जो चाय परचेज करी है क्या उसे क्रेडिट मिल जाएगा? या प्रिंसिपल ऑक्शन को इसका अगर वो परचेज करके वहां रखा हुआ क्रेडिट मिल जाएगा? हमने अपना एडिशनल प्लेस दिखाया तो हमारा प्लेस हो गया। हमारा प्लेस हो गया तो सेक्शन 16 हमने पढ़ा था इनपुट क्रेडिट में, वो कहता था आपने अपने प्लेस पर गुड सर्विस रिसीव करी तो क्रेडिट मिलता था। हमने रिसीव करी है, हमारा ही प्लेस है, वो हमारा एडिशनल प्लेस है तो क्रेडिट मिल जाएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, एक और यही टेक्सटाइल ट्रेडर अगर ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस में टेम्परेरी अपना टेक्सटाइल कपड़े रखता है तो क्या वो भी भाई ट्रांसपोर्टर का वेयरहाउस सिर्फ इस एक टेक्सटाइल ट्रेडर के लिए नहीं है, कई टेक्सटाइल ट्रेडर के लिए वहां पर वो रख सकते हैं। ये प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है। तो फिर क्या ये टेक्सटाइल ट्रेडर अपने प्रिंसिपल प्लेस पर उस एडिशनल प्लेस की बुक्स मेंटेन कर सकता है? जी हाँ, बस वही दो काम, एक तो ये इसे एडिशनल प्लेस दिखाए, अपने रजिस्ट्रेशन में टेक्सटाइल ट्रेडर इसे एडिशनल प्लेस दिखाए ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस को, और ऑफिसर को इंटीमेट कर दे कि हम एडिशनल प्लेस की बुक्स प्रिंसिपल प्लेस पर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये दो ही एक्सेप्शन। चलते हैं आगे। हाँ जी, अब इसके ऊपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आता है जरा वो देख लेते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, यूं कि कौन से बेसिक अकाउंट्स मेंटेन करने होती हैं प्रिंसिपल प्लेस पर, या एसएल ग्रुप है ये टैक्सेबल सप्लाई किया करता है, बताएं कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड सेक्शन 35(1) के हिसाब से मेंटेन करने होंगे। या बाला एक रजिस्टर्ड पर्सन है चेन्नई का, वो अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है सेक्शन 35(1) के अकॉर्डिंग, तो आपको यही मेंशन करना है क्या, इनवर्ड परचेज जो आपकी इनवर्ड सप्लाई, जो आपकी सेल है आउटवर्ड सप्लाई गुड्स या सर्विस की, इस इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स, फिर उसके बाद में अगर प्रोडक्शन करते हैं तो फिर जो सेल करे तो उसके बाद में स्टॉक बचा हुआ है, और अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रेस्क्राइब। अब जो अदर पर्टिकुलर्स है ये रूल्स में बता रखे हैं, ये डिटेल में यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 35(1) पे क्वेश्चन आए तो बस ये 6 पॉइंट चिपकाने हैं, बस फालतू बातें नहीं, इतना ही 4 नंबर के क्वेश्चन में यही चिपकाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रेस्क्राइब था, जरा इसकी बात करते हैं रूल्स में। हाँ जी, क्या आप रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अब जरा रूल्स में कुछ एडिशनल बुक्स सुनिए। क्या अगर आप गुड्स या सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अगर रिवर्स चार्ज में 9394 में आपको जीएसटी देना पड़ता है, ऐसे कोई इनवर्ड सप्लाई आप रिसीव करते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आपने जो चैप्टर 9 में डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चार्ज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, इन डॉक्यूमेंट्स को भी संभाल के रखना। तो ये कहता है रूल, ठीक है, ये कहते हैं रूल। अब नेक्स्ट, अगर आपने एडवांस रिसीव किया है या पे किया है या एडजस्ट हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको सप्लायर रिसिपिएंट के नाम पते, जिन जिन से आप माल परचेज करते हैं उनका नाम पता, नाम एड्रेस, और जिन को आप माल बेचते हैं बायर्स, उनके नाम पते, और इसके अलावा अगर कहीं वेयरहाउस में स्टोर कर रखा है तो उसका उस प्रीमाइसेस की डिटेल, ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नेक्स्ट, अगर कोई प्रीमाइसेस पर आप मान लीजिए कैश में सेल परचेज करते हैं, तो अब वहां पर डिपार्टमेंट की टीम आई, उन्होंने बोला कहां है आपकी बुक्स, ये स्टॉक जो पड़ा हुआ है कहां रिकॉर्ड कर रखा है, इसके परचेज या सेल इनवॉइस दिखाइए, आप दिखा नहीं पाए, उसको डीम सप्लाई मानते हुए आपसे टैक्स मांग लेंगे। नेक्स्ट,
हाँ जी, अब हम बात करें, ये दो रिकॉर्ड कंप्रेशन सप्लायर को नहीं मेंटेन करने होते हैं। डिपार्टमेंट आया कंप्रेशन सप्लायर के पास में, कहता है वो तूने स्टॉक का अकाउंट मेंटेन कर रखा है, या जो क्रेडिट क्लेम करना होता है, आईटीसी या टैक्स इनवॉइसेस, ये इनका या टैक्स कलेक्टेड का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। कंप्रेशन सप्लायर को आया गुस्सा, डिपार्टमेंट को मारा धक्का, दूर जाकर गिरा, बोले पागल आदमी, मेरे को स्टॉक अकाउंट मेंटेन करना होता है? मेरे को क्या टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं? मैं टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकता। ना मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता, ना मैं क्रेडिट ले सकता। कंप्रेशन सप्लायर की बात हो रही है, कह रहा है ना मैं क्रेडिट ले सकता। टैक्स इनवॉइस क्या, मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करता हूं। तू पागल है क्या, मेरे को बोल रहा है टैक्स कलेक्ट का रिकॉर्ड दिखा, इनपुट क्रेडिट का क्लेम दिखा, टैक्स इनवॉइसेस दिखा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या डिलीवरी चालान, ये रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करने हैं। किसको? कंप्रेशन सप्लायर को। इसके अलावा स्टॉक का अकाउंट मेंटेन नहीं करना। स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है? नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, फिर आपने कोई परचेज करी तो वो रिसीव हुआ, फिर इसके बाद में अगर कोई गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ये याद करें 17.5 में ये ब्लॉक क्रेडिट होता था, ये यहां पर अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते थे या गिफ्ट दे देते थे, सैंपल दे देते थे, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था। तो जब यहाँ ये तो क्रेडिट लेता ही नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन क्यों करे? और इसके अलावा अगर आपने फिर कोई सप्लाई करी है, सेल करी है, बैलेंस स्टॉक, तो ये स्टॉक का अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है कंपनी सप्लायर को। क्या ये नॉर्मल सप्लायर को मेंटेन करना होगा? जी हाँ, उसे मेंटेन करना होगा। तो आपके पास इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे आया करता है? हमने ऐसा किया था, दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक स्वाद रेस्टोरेंट है, इसने कंपटीशन स्कीम ऑप्ट करी है, बताएं कौन से रिकॉर्ड इसे मेंटेन नहीं करने होते हैं? एक स्टॉक का, यही चिपका देना जो अभी किया, और दूसरा डिटेल ऑफ टैक्स। या फिर ये यूं पूछा सकता है डायरेक्ट, सप्लायर कंपटीशन वाला जो होता है उसे कौन से रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने होते हैं? ये दोनों रिकॉर्ड ध्यान रहे, नॉर्मल सप्लायर को मेंटेन करने होते हैं। तो ये रूल्स में अभी तक हमने पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आया कभी नहीं कि बताएं रूल्स के हिसाब से कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं सेक्शन 35(1) के अलावा। तो जो अभी हमने पढ़े वो सब हमने चिपका दिए यहां पर, और इसमें हमने वो भी चिपका दिया स्टॉक का अकाउंट और ये टैक्स वाला, जो कंप्रेशन सप्लायर को नहीं मेंटेन करना होता, नॉर्मल सप्लायर को तो मेंटेन करना होता है ना जी। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, मैन्युफैक्चरर को सर्विस के प्रोवाइडर को क्वांटिटी वाइज डिटेल मेंटेन करनी है। इसके अलावा अगर वो अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो पूछता नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, एजेंट। एजेंट के लिए पहले मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा यहां देखिए। हाँ जी, हमने ऐसी बात करी थी, प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर कोई गुड्स भेजे, एजेंट आगे बेचने के लिए अपना इनवॉइस इशू करता है, तो ये एजेंट शेड्यूल 1 में फॉल करता था, सप्लाई में हमने पढ़ा था, और इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था। इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था। तो जो ये आगे सेल हो रही है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, इस पे एजेंट को टैक्स देना होगा। ठीक है, टैक्स देना होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या एजेंट सिर्फ एक प्रिंसिपल के लिए हो सकता है या एक से ज्यादा प्रिंसिपल के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल जी, एक से ज्यादा प्रिंसिपल के लिए भी हो सकता है। थोड़ी एक थोड़ा एजेंट के लिए काम करेगा। अब इसे क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा? नंबर 1, इन दोनों प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन हुई होगी कि तुम एजेंट की तरह काम कर सकते हो, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। नंबर 2, अब जो ये सेल करी, ये जो सेल करी, सप्लाई करी है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ये जो अपने नाम से इनवॉइस इशू किया, या अगर बाइंग एजेंट है तो उसके नाम से जो रिसीव किया है एजेंट ने, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अब जो सप्लाई करी है इसका टैक्स, अब जो सप्लाई करी है इसका टैक्स, टैक्स पे करना होगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। या जो रिसीव करा उसके रिलेटेड टैक्स, इसको पे करना होगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इसके अलावा एजेंट इस प्रिंसिपल से एक अकाउंट बनाकर देता होगा, मेरी कमीशन इतनी बनती है। ये 4 रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। ठीक है जी। यहां इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है, हमने ऐसे बात करी थी। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एबीसी मैन्युफैक्चरर ने राघवन सन को एजेंट अपॉइंट किया है, बताएं ये इस एजेंट राघवन सन को क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे? यही 4 चिपका देंगे जो हमने अभी बात करी। हाँ जी, इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है कौन सा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कोई सर्विस देता है तो उसे क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है? इसके लिए पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ध्यान कीजिए। आपने गुड्स परचेज किए हैं, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, ये परचेज किए, और आप ही बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं, मतलब मटेरियल भी आप लगा रहे हैं, लेबर भी आप लगा रहे हैं, और क्या बना के दे रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि बिल्डिंग। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मटेरियल प्लस लेबर का कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, मटेरियल भी आप लगा रहे हैं, लेबर भी आप लगा रहे हैं, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। अच्छा, तो अब इसके लिए रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना है? ये जेड लिमिटेड ये बिल्डिंग बना रही है, तो सिर्फ एक बंदे के लिए थोड़ा बिल्डिंग बना रही होगी, तो जिन जिन के लिए बिल्डिंग बना रही है उनका, जिन जिन के लिए बिल्डिंग बना रही है, मतलब जिन जिन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ये दे रही है, उनका पर्सन का रिकॉर्ड, जिन जिन के लिए ये उनके नाम पते, जिन जिन के लिए बिल्डिंग बना रही है, जिन जिन को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रही है। नंबर 2,
अब ये जो सीमेंट है, ये सीमेंट, ब्रिक, सैंड, जिन सप्लायर से ये परचेज किया। नंबर 3, अब इस सीमेंट में से कुछ यूज हो जाएगा और कुछ बचा रहेगा, तो कितना इनमें से गुड्स यूज हो गया है, कितना बचा हुआ है, वो रिकॉर्ड। और जिनके लिए काम कर रही है इनसे पेमेंट रिसीव करेगी, तो उसका ये 4 रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में। वापस आते हैं हम, तो हमारा ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाला भी हो गया। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि रजिस्टर्ड पर्सन को वैसे तो रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं फिर भी रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर और अनरजिस्टर्ड वेयरहाउस कीपर। अच्छा, अगर इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये यूईएन, यूईएन क्या जी, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इनको पहले क्या लेना होगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर। थर्ड पॉइंट बाद में करते हैं। अगर एक स्टेट के लिए एनरोलमेंट नंबर लिया है तो फिर इनको बाकी स्टेट के लिए एनरोलमेंट नंबर ले लिया ऐसा माना जाएगा। नंबर 5, हाँ जी, इस अब पहले वेयरहाउस की बात करते हैं। जो वेयरहाउस या ट्रांसपोर्टर के ओनर ऑपरेटर को क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी जिनका माल जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, या जिसका माल इन्होंने रखा है उसकी डिटेल, और इसके अलावा कुछ और क्या। पहले हम बात करते हैं ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस। हाँ जी, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। बात करते हैं एक बार अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन तो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड हो तो भी उसे ये रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। क्या, इस अमेजोन के वेयरहाउस में मिस्टर ए का सामान रखा हुआ है, ये रखा हुआ, मिस्टर बी का सामान रखा हुआ, ये रखा हुआ, मिस्टर सी का सामान रखा हुआ, ये रखा हुआ। अब जिस पीरियड के दौरान इस वेयरहाउस में मिस्टर एबीसी का सामान रहा तो कुछ आता रहा होगा, कुछ डिस्पैच होता रहा होगा। तो जितना डिस्पैच होता रहा, कितना रिसीव होता रहा, कितना सेल होता रहा, उसका इसे अमेजोन को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नंबर 2, ये मिस्टर एबीसी का आइटम वाइज, ए का फोन आए हुए हैं, फोन आइटम वाइज, तो एक तरफ फोन रख रखे हो, आइटम वाइज और ओनर वाइज ये गुड्स आइडेंटिफाई हो पाए कि किसके हैं। अगर डिपार्टमेंट का बंदा आता है चेक करने के लिए तो उसे दिखा पाए ये मिस्टर ए का सामान रखा हुआ है और ये फोन है, मिस्टर बी का ये सामान रखा हुआ है, इधर इधर हमने सारे के सारे क्या रखे हुए हैं, कैलकुलेटर या कंप्यूटर या लैपटॉप रखे हुए हैं, जिनके भी होते हैं, तो आइटम वाइज, ओनर वाइज आइडेंटिफाई हो पाए कि ये गुड्स इसके एबीसी के हैं, इन सेलर्स के यहां पर रखे हुए हैं, तो ये तो डिपार्टमेंट का बंदा वेरी कर पाए। तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे किस केस में, ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस के केस में उसे ये रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। अब जरा ट्रांसपोर्टर की बात करें, ट्रांसपोर्टर को जो गुड्स सप्लाई, जिसके जा रहे हैं गुड्स उसका जीएसटी, कंसाइनर का, जिसके पास पहुंचेगा कंसाइनी का जीएसटी, और गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हुए हैं और डिलीवर हुए उसकी डिटेल, और अगर बीच ट्रांजिट में कोई स्टोर कर रखे हैं तो उसकी डिटेल। अच्छा, फिर इसके बाद एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है। ये कौन होता है जी, इंडस्ट्री गांवों में है, वहां से सेलर से क्लियर करा के लाना, फिर आगे बायर को फॉरवर्ड करना, ये काम जो किया करता है वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट किया करता है, तो उसे इन गुड्स के फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं। डिपार्टमेंट आ गया एक बंदे के बाद, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन किया करता था। उसके बाद है, बोले तूने एडिशनल प्लेस की बुक्स एडिशनल प्लेस में मेंटेन नहीं कर रखी, तेरे तो 5 करोड़ से ऊपर की जीएसटी बनता है, चल 132 में जेल में चल, चल 122 में, 122(1) में अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी लगती है, टैक्स और 10,000 विचा विधान। तो कह रहा है कि चल 122(1) में पेनल्टी लगाता हूं, 132 में तेरे को जेल में लेके चलता हूं। जो वो बंदा था उसने बोला, ओ डिपार्टमेंट पागल आदमी, अपना दिमाग लगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बुक्स एडिशनल पेज पे मैं क्या यहाँ पे किताबें रखूंगा, मेरे ले यूजर आईडी पासवर्ड, आगे से बोला तो आंख तोड़ के मुक्का मार के तेरे आंख सुझा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूं, ले पकड़ टैली में रिकॉर्ड मेंटेन करके यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस कर ले। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अगर अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उसकी कॉपी वहां पर रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो एक्सेसिबल होनी चाहिए, वहां पर एक्सेसिबल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रिक फॉर्म रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसका बैकअप रखो। भयंकर आग लगी है, भयंकर आग में कंप्यूटर जल रहा है, कंप्यूटर जल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है, जीएसटी भी जल रहा है, तो डिपार्टमेंट को दर्द हो रहा है, अरे मेरा जीएसटी जा रहा है, बोले रुक रुक रो मत। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने लिखा, अगर आपके इलेक्ट्रिक फॉर्म रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो उसका बैकअप रखना, और अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड वाला है तो फिर तो उसका ऑलरेडी बैकअप कहीं होगा ही, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक बैकअप रखना
ताकि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, डिस्ट्रक्शन हो, एक्सीडेंट हो, आग लगे तो उसे रिस्टोर किया जा सके रीजनेबल टाइम में। नंबर 2, अगर डिपार्टमेंट मांगता है तो उसकी फिजिकल कॉपी मांगता है, फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी दो, और अगर वो सीडी पेन ड्राइव पे बुक्स मांगता है तो उसको देनी पड़ेगी। और इसके लिए आपने कुछ पासवर्ड लगा रखे होंगे, फाइल्स होंगी, एक्सप्लेनेशन कोड्स होंगे, वो अगर आपसे मांगे जाते हैं अलोंग विद प्रिंट फॉर्म एक कॉपी का तो आपको प्रोवाइड करना होगा। वो मांगे आपको बुक मांगे और हाथ में बम पकड़ा दो, ऐसा नहीं करना। बुक्स मांगे तो बुक्स ही देनी है। नेक्स्ट, हाँ जी, मान लीजिए 100 रुपए आपने लिखा था, लिखना था 500, तो आप 100 को ऐसे 500 बना सकते हो? ना 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 ना, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी एंट्री इरेज नहीं की जाएगी, इफेस नहीं की जाएगी, ओवरराइट नहीं की जाएगी। अगर आपसे कोई गलती होगी तो उस पे ऐसे एक क्रॉस लगाए, उसे बोलते हैं स्कोर्ड आउट, फिर उसकी करेक्ट एंट्री करें, फिर करेक्ट एंट्री करें और उसे रिकॉर्ड करें। सर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स मेंटेन करती हैं तो क्या कंप्यूटर में घुस के चेंज करने जाएंगे? अरे पागल, उसको डिलीट मारो, उसकी लॉग मेंटेन करो जो आप एडिट या डिलीट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो। अगर आप मैनुअल फॉर्म में बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपके कई वॉल्यूम्स होंगे, तो वॉल्यूम को सीरियली नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर आपसे बुक्स डिमांड की जाती हैं तो आपको बुक्स देनी होगी। कौन सी? जो जीएसटी में मेंटेन करी या कोई अदर लॉ वाली, जैसे कंपनी लॉ में, या कोई कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वो भी मांगी जा सकती हैं। जी हाँ, वो भी आपसे मांगी जा सकती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हाँ जी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जो जीएसटी में सीएसीएम में ऑडिट करता था वो डिलीट हो गया है। अब ऐसा जीएसटी में कोई ऑडिट नहीं है। हाँ, जीएसटी में डिपार्टमेंट जो ऑडिट करता है वो तो है, वो हम करेंगे आगे, लेकिन कौन सा ऑडिट नहीं है? जो सीएसीएम में 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो जाती है तो ऑडिट कराना होता था, वो वाला ऑडिट डिलीट हो गया है। इससे रिलेटेड एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपको खुद सर्टिफाई करके ही जमा करानी होती है, ये हम रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑडिट डिलीट हो गया सीएसीएम में वाला, ध्यान रहे डिपार्टमेंट ऑडिट है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपके प्लेस पर कुछ बुक्स मिली, उसमें रिकॉर्ड नहीं था कुछ स्टॉक का, स्टॉक वहां पर पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, नॉन अकाउंटेड गुड्स पड़े हुए हैं, क्या उसे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा? जी। अगर बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हो रखी है और आपके यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, उसे हम डीम सप्लाई मानते हुए आपसे सेक्शन 73 अदर देन फ्रॉड का नोटिस इशू करेंगे, 74 फ्रॉड का नोटिस इशू करेंगे। हमें लगता है चोर हो तुम, फ्रॉड ही हो, तो हम डिपार्टमेंट मान के ही चलता, वो सेक्शन 74 का आपको नोटिस इशू करेगा और फिर रिकवरी करेगा। लास्ट सेक्शन 35 और उसके साथ रूल्स हो गए। अब सेक्शन 36, कितने साल तक ये बुक संभाल कर रखनी है? 72 मंथ, या फिर बोले तो 6 साल। कब से? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? अगले साल की 31 दिसंबर। हाँ जी, अगर आपकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है तो उस डेट से आपको ये 6 साल काउंट करने होंगे। और सीए इंस्टीट्यूट लेकिन कहता है ये छोड़ो, आपको एक्सटेंडेड डेट याद नहीं रखनी, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आप क्या मानेंगे? अगले साल की 31 दिसंबर, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई करे। नेक्स्ट, अगर आपके अगेंस्ट में कोई रिवीजन या कोई प्रोसीडिंग या कोई अपील चल रही है तो वो अपील, रिवीजन या अदर प्रोसीडिंग कंप्लीट डिस्पोज हो जाने के 1 साल तक बुक संभाल कर रखनी है, या ये 72 मंथ फ्रॉम एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट व्हिच एवर इज लेटर। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही तो 72 मंथ एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से, अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग वो खत्म हो जाने के 1 साल और 72 मंथ फ्रॉम एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट व्हिच एवर इज लेटर तक आपको बुक संभाल कर रखनी होगी। यहां हमारा ये रिवीजन खत्म होता है।